सो वेलकम अगेन। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 2.3 तक अभी तक हमने करे, 2.4 को लो। जितने भी पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेश्चन हमने छोड़ा नहीं है, करेक्ट, टिल अप टू दिस पर्टिकुलर डेट। आगे कह रहा है गोल्डन ट्रेडर्स लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और उसने गुड्स भेजे हैं अपनी ब्रांच को जो कि सिटी एक्स में है, और रेट कॉस्ट प्लस 25%। इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रेट इनवॉइस प्राइस पे 1/5 आ जाएगा और ऑन कॉस्ट पे 1/4 आ जाएगा। मुझे करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच एट कॉस्ट टू ब्रांच। जल्दी से बताओ ये किस पर है, इनवॉइस प्राइस पर है या कॉस्ट पर है? ये इनवॉइस प्राइस पर है या कॉस्ट पर है? सर ये तो कॉस्ट पर है। ये कॉस्ट पर नहीं है बेटा, ये कॉस्ट क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ ब्रांच। तो ये इनवॉइस प्राइस पर है, इसमें 1/5 का ही रेट लगेगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 1,60,000। कह रहे लॉस इन ट्रांजिट एट इनवॉइस प्राइस 20,000 और गुड्स पिल्फर्ड। मैंने कहा ना इस तरह के क्वेश्चन बहुत बारी आए हुए हैं। तो टोटल एबनॉर्मल लॉस 26,000 का है। इस क्वेश्चन में तुम्हें नॉर्मल लॉस भी दिया है। तुम्हें याद होगा मैंने नॉर्मल लॉस के बारे में बताया था कि नॉर्मल लॉस जो है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट में, ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट पे लिखेंगे और इसको हम स्प्लिट नहीं करते, पूरा का पूरा ब्रांच एडजस्टमेंट में लिख देंगे। फिर सेल्स दी हुई है 2,20,000 की, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। अब क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू ब्रांच तुम्हें दिया है, क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू ब्रांच तुम्हें दिया हुआ है, लेकिन ये भी इनवॉइस प्राइस पर है। यानी कि इस क्वेश्चन में तुम्हें रेट ऑफ लोडिंग ऑन कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये अकाउंट्स हमें इसमें बनाने हैं। तो मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी शुरुआती क्वेश्चंस हैं तो इसलिए इस टॉपिक के शुरुआती क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ही इस क्वेश्चन को करा। मैं शीट रख लेता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? 2.4 है ना, तो 2.4 की शीट मैंने रख ली है। तो ये आपका 2.4 क्वेश्चन मैंने आपकी बार रेट कंप्यूट करके नहीं दिखाए, करेक्ट, और वो तुम खुद कर सकते हो। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट ये मैंने बनाया, ब्रांच स्टॉक अकाउंट। थोड़ा सा मुझे स्पेस इधर करनी पड़ेगी, लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है अदरवाइज, ठीक है। तो पहला आइटम क्या है, ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू ब्रांच। लेकिन अब आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये जो आइटम है 2.4 में ओपनिंग स्टॉक, ये इनवॉइस प्राइस पर है और 60,000 का ये अमाउंट है। ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में करी जाएगी। तो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आप आए और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आपने क्या लिखा, लोडिंग ऑन, लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक। अब लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक 60,000 का है और 60,000 का 1/5, इसमें इनवॉइस प्राइस का रेट अप्लाई होगा और अमाउंट आउटर कॉलम में आप लिखेंगे 12,000 रुपीज। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट आइटम है गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 1,60,000 है। तो 1,60,000 का अमाउंट आपने यहाँ पर लिख दिया ब्रांच स्टॉक अकाउंट की डेबिट साइड में, और इसकी लोडिंग हमें कहाँ करनी है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। लोड ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 1,60,000 आप लिखेंगे और उसका 1/5, तो 1/5 मेरे ख्याल से 32,000 आ जाएगा। तो 32,000 आप चेक भी करते रहा करो, कई बार हमसे भी गलती हो सकती है। 160 का 132 ही होता है ना, मैं एक बार चेक तो कर ही लूँ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। डिवाइडेड बाई 5, 32 ही आ रहा है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आइटम है लॉस इन ट्रांजिट और गुड्स पिल्फर्ड। ये दोनों मिला करके एबनॉर्मल लॉस ही हैं। तो एबनॉर्मल लॉस एक तो है 20,000 लॉस इन ट्रांजिट और पिल्फरेज 6,000 है। नॉर्मल अकाउंटिंग में पिल्फरेज नॉर्मल लॉस होता है, लेकिन मैंने बताया ब्रांच में जब तक किसी लॉस के आगे नॉर्मल ना लिखा हो उसको आपने एबनॉर्मल लॉस लेकर के चल रहा है। तो टोटल 20 + 6 कितना हो गया, 26,000 हो गया। तो 26,000 रुपीज़ का एबनॉर्मल लॉस पहले तो आप यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद आपको लोडिंग लिखनी पड़ेगी और लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में आप आओगे। लोडिंग ऑन एबनॉर्मल लॉस 26,000 का एबनॉर्मल लॉस है, लोडिंग का रेट 1/5 है। तो ये आपकी कितनी आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू 6,500 मेरे ख्याल से। 6,500 तो नहीं आनी चाहिए, कितनी आएगी, 26,000 डिवाइडेड बाई 5, 5,200 आ रही है। दिस इज 5,200। तो ये 5,200 लोडिंग का रेट है, 5,200, और 26,000 में से माइनस कर देंगे ये
तो एट कॉस्ट पर हम यहाँ पर लिखेंगे ब्रांच P&L अकाउंट में, ब्रांच P&L अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 20,800, 26,000 है, 20 + 6 तो 26,000 का 1/5 5,200 आया और 5,200 26 में से माइनस करा तो 20,800 आपने लिख दिया। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है सेल्स बिकॉज क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स नहीं हैं तो ये कैश सेल्स ही रही होंगी। 2,20,000 सेल्स यहीं पर लिखी जाएंगी और कहीं नहीं आएंगी। उसके बाद एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस आपके 35,000 के हैं तो एक्सपेंसेस 35,000 आप यहाँ पर लिखेंगे। एक्सपेंसेस के बाद फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तुम्हें और क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू ब्रांच दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक भी इसका मतलब इनवॉइस प्राइस पर ही है। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 80,500 का है और 80,500 की लोडिंग मुझे निकालनी पड़ेगी। 80,500 डिवाइडेड बाई 5 दिस इज इक्वल टू 16,100। तो क्लोजिंग स्टॉक की लोडिंग 80,500 इंटू 1/5 तो ये आ रही है आपकी 16,100 की, 16,100। उसके बाद इसमें भी लिखा हुआ है कि इंश्योरेंस क्लेम आपका जो है वो 12,000 रुपये का है तो इंश्योरेंस क्लेम आपने लिख दिया 12,000 रुपीज़। इंश्योरेंस क्लेम इज इक्वल टू 12,000। और तो कोई आइटम इसमें नहीं है, और कोई आइटम इसमें नहीं है। अब इसमें भी क्रेडिट साइड हमारी वैसे बड़ी नज़र आ रही है, चेक कर लें एक मिनट। 2,20,000 प्लस 26,000 प्लस 80,500 माइनस 2,20,000 1,06,500। एक मिनट में जरा चेक कर लूँ इसको। ऐसा लगता है कि कोई मिस्टेक ना हो। 2,20,000 प्लस 26,000 प्लस 80,500 क्रेडिट साइड का टोटल 326,500 आ रहा है और आप भी कैलकुलेशन करते रहें साथ में। और 2,20,000 तो ये आपका जो आ रहा है 1,06,500 है। इसमें सरप्लस ठीक कर लेना अगर आपके आंसर्स में नहीं है तो। 1,06,500 इज सरप्लस। सरप्लस का अमाउंट अगर कुछ और दिया है तो वो ठीक कर लेना। सरप्लस 1,06,500 है। अब सरप्लस मैंने कई बार बताया है कि जो सरप्लस होता है 1,06,500 उसको हम ब्रेकअप नहीं करते, स्प्लिट नहीं करते, उसको हम पूरा का पूरा यहीं पर लिखते हैं 1,06,500। अब 1,06,500 प्लस 32,000 प्लस 12,000 माइनस 5,200 एंड माइनस 16,100। तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट इस क्वेश्चन में है 1,29,200 है। ये ठीक कर लेना अगर कुछ और आंसर आपके लिखे हुए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 1,29,200 का है। ग्रॉस प्रॉफिट 1,29,200 का है इस क्वेश्चन में। करेक्ट। और 1,29,200 नेट यहां पर आप लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 1,29,200 और प्लस 12,000 और माइनस 20,800 और माइनस एक्सपेंसेस तो ये 85,400 आपका प्रॉफिट है नेट। तो नेट प्रॉफिट जो है वो आपका इतना है 85,400। 85,400। इज इट क्लियर टू यू? तो ध्यान ये रखना है कि अगर यही आंसर्स लिखे हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो ये आंसर्स लिख लेना, जल्दी से आप लिख लें। ठीक है, मैं भी जो मेरे पास शीट पड़ी रहती है मैं भी उस पर, क्योंकि यहाँ आंसर्स कुछ और लिखे हुए हैं तो इसलिए मैं इनको ठीक कर लेता हूँ। 1,06,500 है सरप्लस। ग्रॉस प्रॉफिट 1,29,200 है और नेट प्रॉफिट आपका इतना है। इजंट इट और नॉट? यही थी कहानी। नोट कर लिया आपने? ठीक है जी। तो साथ साथ
जब मैं बुक प्रिंट करनी होती है तो उसमें मुझे कोई रेक्टिफिकेशन करनी होती है तो मैं साथ साथ ही कर लेता हूँ। एनीवे, तो प्रॉफिट आपका 85,400 है नेट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन को करने के बाद अब अगले क्वेश्चन की तरफ जरा बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। इस तरह के बहुत क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आए। अब इस क्वेश्चन में भी कॉस्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट है। बॉस लिमिटेड हैविंग हेड ऑफिस, करेक्ट, और उसका हेड ऑफिस सिटी एच, हेड ऑफिस तो सिटी एच में है और ब्रांच जो है सिटी के में है, और रेट वही है कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट 100 मार्जिन 25, तो इनवॉइस प्राइस 125 हो जाएगी। 25/125 रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस हो जाएगा और रेट ऑफ लोडिंग ऑन कॉस्ट 25/100 1/4 हो जाएगा। अब जो पहला आइटम है इसका मतलब ये किस पर गिवन है, ये कॉस्ट पर गिवन है, और ये तो खैर इनवॉइस प्राइस पर है ही, ये कॉस्ट पर गिवन है। फिर बाकी पिलफरेज और लॉस इन ट्रांजिट और पिलफरेज, ये दोनों एबनॉर्मल लॉस हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने नॉर्मल लॉस लिखा था या नहीं लिखा था? पिछले क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस भी था, शायद हमने नॉर्मल लॉस लिखा ही नहीं है। एक मिनट, नॉर्मल लॉस कितना था? 35। नॉर्मल लॉस पिछले क्वेश्चन में 3000 का था। एक सेकंड के लिए मैंने को लग रहा है कि हमने नॉर्मल लॉस नहीं लिखा, हाँ इसी वजह से। एक सेकंड के लिए रुके। पिछले क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस भी है, मेरे पास जो शीट थी ना इसमें नॉर्मल लॉस लिखा नहीं हुआ था। हाँ, इसमें नॉर्मल लॉस लिखा नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस भी है, तो मैं पहले ज़रा इसको ठीक कर लेता हूँ। ये जो नॉर्मल लॉस है इसको आप पहले यहाँ पर लिखें, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस 3000 का है। अब नॉर्मल लॉस एक बार तो यहाँ पर आता है, और मैंने बताया था कि नॉर्मल लॉस को हम ब्रेक नहीं करते, और नॉर्मल लॉस पूरा का पूरा जो है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में भी लिखा जाएगा। नॉर्मल लॉस को ब्रेक नहीं करा जाता है। एक बार ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट पे लिखेंगे और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में लिखेंगे। अब उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो सरप्लस है, ये सरप्लस एक्चुअली इसमें आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है, क्योंकि मेरे पास जो शीट थी ना उसमें नॉर्मल लॉस लिखा ही नहीं था। 1,09,500 ही सरप्लस आपका आ जाएगा, करेक्ट, 1,09,500, ठीक है। तो सरप्लस 1,09,500 आ जाएगा। लेकिन अब देखो सरप्लस का अमाउंट आपका बढ़ गया और यहाँ पर 3000 ने लिखा हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका वही रहेगा 1,29,500, क्योंकि अगर मैंने 3000 यहाँ बढ़ाया, डेबिट में भी तो 3000 बढ़ाया ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट यही रहेगा। ग्रॉस प्रॉफिट आप यहाँ लिखेंगे और नेट प्रॉफिट आपका इतना ही आएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये कहानी थी इस क्वेश्चन में। थोड़ा नॉर्मल लॉस था, मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा जी, अभी इस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा हुआ ये नज़र में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2.5 की चर्चा चल रही थी। 2.5 में जो ओपनिंग स्टॉक गिवन है वो कॉस्ट प्राइस पर गिवन है, पहले तो ध्यान रखना। गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 60 लाख है। लॉस इन ट्रांजिट और पिलफरेज एबनॉर्मल लॉसेज हैं, और सेल्स का अमाउंट आपको गिवन है इस केस में इतना 60,95,000। उसके अलावा एक्सपेंसेस हैं, और एक्सपेंसेस के अलावा स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पर है। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि उनको इनवॉइस प्राइस पे आपने कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली कराने के पीछे रीज़न ये है कि इसको मैंने मोस्टली तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करके तो नहीं दिया है, हालांकि डिटेल्ड हिंट्स आपके पास मौजूद है। कर तो आप सकते हो, लेकिन फिर भी चलो मैंने कहा मैं करा देता हूँ। तो ये आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट बन जाएगा, इतने में आ जाएगा। ब्रांच के अलावा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और फिर हम P&L अकाउंट भी बना लेते हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अलावा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और उसके अलावा ब्रांच P&L अकाउंट, ब्रांच P&L अकाउंट, करेक्ट, ये मैंने बना दी। अब मैंने शीट रख ली 2.5 की, यही है ना 2.5। तो क्वेश्चन नंबर 2.5 पे मैं बता ही चुका हूँ कि रेट कॉस्ट पे तो 1/4 आएगा और इनवॉइस प्राइस पे 1/5 आएगा। अब जो पहला आइटम है ओपनिंग स्टॉक,
इस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन था, बीटा लिमिटेड, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, यही क्वेश्चन कर रहे हैं 2.5। एक सेकंड के लिए मैं जरा चेक कर लूँ कौन सा क्वेश्चन है ये। अच्छा, बीटा लिमिटेड 2.5 में, तो बीटा लिमिटेड में जो इसने दिया हुआ है, पहला आइटम जो लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच एट कॉस्ट ऑफ ब्रांच लिखा है। तो इस क्वेश्चन में भी कॉस्ट ऑफ ब्रांच लिखा हुआ है, तो ये तो आइटम इनवॉइस प्राइस पर ही होगा। ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट ऑफ ब्रांच लिखा है, तो ये आइटम इनवॉइस प्राइस पर है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक ये तो इनवॉइस प्राइस पर है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कॉस्ट प्राइस पर है। तो 4 लाख का ये आइटम है और 4 लाख की लोडिंग आप यहाँ पर लिखेंगे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में आप आए और आपने लिखा ओपनिंग स्टॉक की लोडिंग 4 लाख का 1/5, क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस पर गिवन है। एट कॉस्ट टू ब्रांच लिखा हुआ है, एट कॉस्ट टू ब्रांच लिखा है। फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस है, तो ये भी इनवॉइस प्राइस पर है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 60 लाख, ये आप लिखेंगे यहाँ पर, और इसकी भी लोडिंग आपने करी। लोड ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेट इज 60 लैक्स, और 60 लैक्स का 1/5 आप करेंगे, तो ये मेरे ख्याल से 12 लाख आ जाएगा। और उसके बाद अगला आइटम फिर एबनॉर्मल लॉसेस हैं, और एबनॉर्मल लॉसेस जो आपको दिए हुए हैं, एक तो 75,000 दिया हुआ है लॉस इन ट्रांजिट के रूप में, और अगला आइटम उसका लिखा हुआ है पिल्फरेज, और पिल्फरेज है 30,000। तो टोटल एबनॉर्मल लॉस हो गया आपका 1,05,000। जो गुड्स आपने भेजे उसमें से कुछ एबनॉर्मली लॉस्ट हो गई 1,05,000 की, इसकी लोडिंग आपको लिखनी पड़ेगी। अब लोड आप लिखेंगे तो लोडिंग आपने करी एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस जो है वो 1,05,000 का है। अब 1,05,000 का 1/5 आपको कंप्यूट करना पड़ेगा, तो 21,000 ये आ जाएगा मेरे ख्याल से। और एबनॉर्मल लॉस की जो लोडिंग लिखने के बाद एबनॉर्मल लॉस जो कॉस्ट प्राइस पर होगा, एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट, तो 1,05,000 में से 21,000 माइनस कर देंगे तो 84,000 एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट पर P&L में रिफ्लेक्ट करा जाएगा। सेल्स का अमाउंट है, फिर उसके अलावा सेल्स का अमाउंट आपको मालूम ही है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लिखा जाएगा 60,95,000, 60,95,000। उसके बाद फिर इसमें एक्सपेंसेस हैं 3 लाख रुपए के, तो एक्सपेंसेस आपने 3 लाख रुपए के यहाँ पर लिख दिए। एक्सपेंसेस के बाद क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस है। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली प्रॉब्लम ओपनिंग स्टॉक की वजह से नहीं है, शायद मेरे ख्याल से जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था मैंने गलती से कह दिया था कि ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट पर है, शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट टू ब्रांच है, वो तो इनवॉइस प्राइस पर है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस है, इसलिए ये आइटम कॉस्ट प्राइस पर है। तो क्लोजिंग स्टॉक बिकॉज ये कॉस्ट पर है और ये कॉस्ट पर आपको दिया हुआ है 1,60,000, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इनवॉइस प्राइस में लाना पड़ेगा। इनवॉइस प्राइस पे लाने के लिए रेट ऑफ लोडिंग ऑन कॉस्ट जो कि 1/4 आएगी, वो आप इसमें ऐड कर देंगे 40,000। तो इससे आपको ये पता लग गया कि क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस पर 2 लाख का है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? बिकॉज अब ये 2 लाख जो है इनवॉइस प्राइस बन गई है, तो इसकी लोडिंग अब करेंगे। याद ये रखना, अब ये इनवॉइस प्राइस है 2 लाख, तो इनवॉइस प्राइस है तो उस पर इनवॉइस लोडिंग निकालने के लिए इनवॉइस प्राइस का रेट अप्लाई होगा और लोडिंग का अमाउंट 40,000 ही आएगा। अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली 40,000 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद लॉस इन ट्रांजिट की रिकवरी कुछ हुई है इंश्योरेंस कंपनी से, जो कि 50,000 की हुई है। तो इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी भी लिख सकते हैं आप, डेट इज इक्वल टू 50,000। तो इस क्वेश्चन में 64 लाख और 62, 63 और 164, ये दोनों साइड अपने आप टैली हो रही हैं। एक पहले भी अपने आप टैली हुई थी, आपको याद होगा, एक क्वेश्चन हमने पहले भी करा था। तो कोई सरप्लस नहीं है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है। अब आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट कर लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 12,19,000 का आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट को कंप्यूट करने के बाद
आप अपने P&L अकाउंट में लिखेंगे 12,19,000। तो अब ये कॉस्ट के रेट वेट के कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाने चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? मेन पर्पस बेसिकली ये था। अब नेट प्रॉफिट 8,85,000 का इस क्वेश्चन में आपका आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अच्छा जी, इसको करने के बाद अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 2.5 के बाद 2.6। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लिंक लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसका हेड ऑफिस बेंगलोर में है। लिंक लिमिटेड विद हेड ऑफिस इन बेंगलोर ओपनड, उन्होंने 1 जनवरी 2027 को एक नई ब्रांच ओपन करी है। जब भी वर्ड ओपन लिखा होगा तो समझ जाना ये नई ब्रांच है, और नई ब्रांच है तो इसका मतलब कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं पॉसिबल हो सकते, चाहे स्टॉक हो चाहे डेटर्स हो। तो ये नई ब्रांच है, मैसूर में उन्होंने खोली, और कहता है जहाँ पर सारी सेल्स क्रेडिट पे करी जा रही है, यानी कि अब की बार कैश में नहीं करी जा रही, सारी क्रेडिट पे करी जा रही है। आगे कह रहे हैं ऑल गुड्स रिक्वायर्ड बाय द ब्रांच वेर सप्लाइड बाय द हेड ऑफिस एंड वर इनवॉइस टू द ब्रांच एट 20% अबव कॉस्ट। अब की बार रेट जो है कॉस्ट पर है लेकिन 20% है। फिर आगे कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2027 फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, गुड्स सेंड टू मैसूर एट कॉस्ट, ये कॉस्ट पर है। गुड्स सेंड टू मैसूर एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस लिखा है तो ये कॉस्ट प्राइस पर है। रिटर्न्स टू बैंगलोर ऑफिस एट कॉस्ट, ये भी कॉस्ट प्राइस पर है। गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स भी कॉस्ट प्राइस पर है। सेल्स जो है आपके पास क्रेडिट सेल्स है तो इसका मतलब तुम्हें डेटर्स अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट पे लिखोगे और डेटर्स पे भी लिखोगे। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स एंड रेमिटेड टू बैंगलोर, मैंने तुम्हें बताया था इस सिस्टम में जो कैश आपको रिसीव होगा वो आप सिर्फ डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ कोई कॉमन अकाउंट तो नहीं है कि इसको हम रेमिटेंसेस में भी लिखें, तो इसलिए ये सिर्फ डेटर्स अकाउंट में ही आएगा। डेटर्स बैलेंसेस रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, तो कुछ डेटर्स के बैलेंसेस थे उनको हमने बैड डेट्स के रूप में राइट ऑफ कर दिया, तो ये सिर्फ डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे। फिर कह रहा है लॉस ऑफ गुड्स एट ब्रांच थ्रू थेफ्ट इज एस्टिमेटेड एट 1% ऑफ द गुड्स रिसीव्ड। वो कह रहा है ब्रांच को जितने भी गुड्स रिसीव हुए, करेक्ट, उसका 1% जो है वो लॉस है। तो हमें ये लॉस अब की बार दिया नहीं है कितना है, तो मुझे निकालना पड़ेगा। आगे कह रहा है स्टॉक ऑफ गुड्स हेल्ड बाय द ब्रांच ऑन 31 दिसंबर 5820, ये इनवॉइस प्राइस पर ही है। यानी कि इस क्वेश्चन में तुमने क्या नोट करा कि गुड्स सेंड टू ब्रांच और रिटर्न जो है ये कॉस्ट प्राइस पर है, तो इन दोनों को मुझे इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इनवॉइस प्राइस पर आपको गिवन है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को जरा ठीक तरीके से समझने के लिए 1 पॉइंट, कौन सा क्वेश्चन है 2.6, तो 2.6 को समझने के लिए सबसे पहले तो हमने रेट्स के बारे में ही चर्चा कर ली। अब रेट्स के बारे में चर्चा करने के लिए मैंने पहले तो लिखा कॉस्ट, फिर लिखा मार्जिन या लोडिंग, जो भी आपको लिखना है, और उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे इनवॉइस प्राइस। रेट कॉस्ट पर है तो कॉस्ट को 100 लिखेंगे, 20% मार्जिन है तो इनवॉइस प्राइस आपकी 120 हो जाएगी। तो 20/120 का मतलब है रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस, यानी कि 1/6। और आप कॉस्ट का रेट कंप्यूट करेंगे तो 20 न्यूमरेटर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में कॉस्ट को रखेंगे, तो रेट ऑफ लोडिंग ऑन कॉस्ट जो हो जाएगी वो 1/5 हो जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा अब आपने लेजर्स बनाने शुरू कर दिए, तो लेजर्स में ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन में मुझे ब्रांच स्टॉक अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अलावा ब्रांच स्टॉक अकाउंट इतने में आ जाना चाहिए। थोड़ा सा और बड़ा बना लेता हूँ क्योंकि कॉस्ट पर कुछ आइटम है इसलिए। और फिर मैंने यहाँ पर बनाया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी मैंने थोड़ा सा बड़ा ही बनाया। इज इट क्लियर टू यू? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट भी बना दिया। और उसके अलावा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट के अलावा फिर ब्रांच P&L हम बनाते ही हैं, तो ब्रांच P&L हमने बनाया।
ब्रांच पीएनएल, और ब्रांच पीएनएल के अलावा इस क्वेश्चन में मैंने डेटर्स अकाउंट भी बनाया। वो इसलिए क्योंकि क्रेडिट सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, हालांकि ओपनिंग डेटर्स तो पॉसिबल हो ही नहीं सकते क्योंकि नई ब्रांच है, करेक्ट, लेकिन क्रेडिट सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो इसलिए बना रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट कौन सा है, जो भी है 2.6 है, तो 2.6 ही मैंने यहाँ पर लिख ली, अपने पास शीट रख ली। पहला आइटम है गुड्स सेंड टू मैसूर, तो गुड्स ओपनिंग स्टॉक तो देखो इस क्वेश्चन में हो ही नहीं सकता। गुड्स सेंड टू ब्रांच, क्योंकि ये नई ब्रांच है तो गुड्स सेंड टू ब्रांच है। अब ये गुड्स सेंड टू ब्रांच जो है कॉस्ट प्राइस पर तुम्हें गिवन है। गुड्स सेंड टू मैसूर एट कॉस्ट उसने लिखा है 22,000, तो 22,000 ये कॉस्ट प्राइस है। अब की बार रेट ऑफ लोडिंग कॉस्ट प्राइस का जो हमने कंप्यूट करा था वो 1/5 है, तो 1/5 में इसमें कंप्यूट करूंगा तो ये 4,400 आ जाएगा। 4,400 में इसमें ऐड कर दूंगा तो इसका मतलब 26,400 की इनवॉइस प्राइस पर हमने ये गुड्स भेजे होंगे। तो अब इनकी लोडिंग हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में कर देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे लोड ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, बिकॉज अब ये इनवॉइस प्राइस है 26,400। देखो मैं वैसे चाहूँ तो टाइम वेस्ट करे बगैर 4,400 लोडिंग लिख सकता हूँ। अब ये इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस पे इनवॉइस प्राइस का रेट लगेगा 1/6, लेकिन लोडिंग का अमाउंट वही आएगा 4,400, लोडिंग का अमाउंट वही आएगा। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद अगला आइटम जो है 2.6 में रिटर्न्स टू बेंगलोर ऑफिस एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस। रिटर्न्स टू, तो हेड ऑफिस को बैंक रिटर्न हो गए कुछ गुड्स ब्रांच के द्वारा 840 रुपये के, लेकिन ये जो हैं ये भी अब की बार कॉस्ट प्राइस पर गिवन है। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट हम यहाँ लिखेंगे पहले तो गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स। अब प्रॉब्लम ये है कि ये भी कॉस्ट प्राइस पर है 840, तो इसको इनवॉइस प्राइस पे लाने के लिए पहले मुझे 1/5 इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब 1/5 हम जब इसमें ऐड करेंगे तो 1/5 इसका कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। अब 68 मैंने इसमें ऐड करा तो ये 1008 मैं यहाँ पर लिख दूंगा। 840 का 1/5 आपने ऐड करा, ये 168, सॉरी मैंने गलती से 68 बोल दिया, 168 आप इसमें ऐड करेंगे। 1 कितना आ रहा है, ये ठीक नहीं आ रहा, शायद 108 आना चाहिए मेरे ख्याल से। 840 डिवाइडेड बाई 5, 168 ही है, 840 था ना, 840 डिवाइडेड बाई 5 168 है। 168 को 840 में हम ऐड कर देंगे प्लस 840, तो ये 1008 आ रहा है, ठीक है। तो 168 को ऐड करने के बाद अब मैं यहां पर लिखूंगा लोडिंग ऑन। तो गुड्स रिटर्न पहले तो मैंने अब की बार ये कॉस्ट पर थे, इसको इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट कर लिया। अपने डेबिट साइड पे लिखूंगा गुड्स सेंड टू ब्रांच रिटर्न्स लोडिंग। देखो मैं चाहूँ तो लोडिंग 168 डायरेक्टली लिख सकता हूँ, ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा पर्पज़ है कि थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते जाएं। तो ये 1008 अब इनवॉइस प्राइस है, बिकॉज ये इनवॉइस प्राइस है, इसका तुम 16 कंप्यूट करोगे तो वो 168 ही आएगा। कितना आएगा, 168 ही आएगा। उसके बाद फिर अगला आइटम जो है सेल्स है, लेकिन जो सेल्स है अब की बार ये क्रेडिट सेल्स हैं, लेकिन ब्रांच इस सिस्टम में स्टॉक एंड डेटर सिस्टम में चाहे कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स हो, हमें ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट में तो लिखना ही लिखना है। सेल्स का अमाउंट जो है वो 19,670 है, 19,670 पहले तो आप यहाँ लिखेंगे, और क्रेडिट सेल्स डेटर्स अकाउंट में भी आएंगी। क्रेडिट सेल्स 19,670 आपको यहाँ पर भी लिखनी पड़ेंगी। देखो ये नई ब्रांच है तो कोई ओपनिंग बैलेंस तो डेटर्स का होने का मतलब ही नहीं है। उसके बाद अगला आइटम है कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। मैंने बताया था इस सिस्टम में जो डेटर से कैश मिला आपको 15,190 का, वो आप डेटर्स अकाउंट में ही लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा डेटर्स का कुछ अमाउंट आपने बैड डेट्स के रूप में राइट ऑफ कर दिया। पहले तो बैड डेट्स आप यहाँ पर लिखेंगे डेटर्स में, और 640 का अमाउंट आपने लिख दिया, लेकिन भूलना नहीं है कि जो बैड डेट्स है वो पीएनएल अकाउंट में भी लिखे जाएंगे। तो पीएनएल अकाउंट में बैड डेट्स आपने 640 लिखे। उसके अलावा फिर लास्ट में उसने हमें क्या दिया हुआ है,
वो कह रहे हैं लॉस ऑफ गुड्स एट ब्रांच थ्रू थेफ्ट इज एस्टिमेटेड एट 1% ऑफ द गुड्स रिसीव्ड। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रांच ने कितने गुड्स रिसीव करे होंगे, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच, ब्रांच ने कितने गुड्स रिसीव करे होंगे, आप मुझे क्या आंसर बताएंगे? तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने ब्रांच को कितने गुड्स भेजे। ब्रांच को आपने 22,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स तो भेजे, लेकिन इस इनवॉइस प्राइस पर भेजे हैं। तो ब्रांच ने जो गुड्स रिसीव करे होंगे वो 26,400 के करे होंगे। तो एबनॉर्मल लॉस इस क्वेश्चन में आपने कंप्यूट करके बताया, तो 1% वो कह रहा है कि एबनॉर्मल लॉस है, तो 1% का मतलब 264 का एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो अब एबनॉर्मल लॉस जो हो गया, पहले तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस 264 है जो कि हमने नीचे अभी कंप्यूट करा। अब एबनॉर्मल लॉस की लोडिंग भी आपको करनी पड़ती है, आपको मालूम है 264 एबनॉर्मल लॉस ये इनवॉइस प्राइस पर ही होता है हमेशा। तो 264 का 1/5 44 आ जाएगा, सॉरी 16 44 आ जाएगा। और एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट 264 का एबनॉर्मल लॉस है, 44 इसके अंदर लोडिंग है, तो 220 एट कॉस्ट प्राइस पर एबनॉर्मल लॉस को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। उसके अलावा क्वेश्चन में आगे उसने लिखा है कि ईयर के एंड में क्लोजिंग स्टॉक है 5820 का, लेकिन ये इनवॉइस प्राइस पर है, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 5820 का है, 5820, और ये जो है इनवॉइस प्राइस पर गिवन है 5820, और इसकी भी लोडिंग आपको करनी पड़ेगी 5820। याद रखें आपका लोडिंग का रेट जो है इनवॉइस प्राइस पर 1/6 है, तो 1/6 आप इसका निकालेंगे तो 970 आपका आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये चीज़ें थी। अब आप इसको टैली करेंगे, तो टैली करने के बाद इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर आपकी इस तरफ आ रही है, ये तो मैंने बता दिया। जब इस तरफ बैलेंसिंग फिगर आ रही है तो मैंने आपको कई बार कहा कि पहली प्रेफरेंस ओपनिंग स्टॉक को देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक हो ही नहीं सकता। हालांकि ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन वो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये नई ब्रांच है। फिर दूसरी प्रेफरेंस मैंने कहा गुड्स सेंड टू ब्रांच को देते हैं, और तीसरी प्रेफरेंस, ऐसे लिखना नहीं है तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो तीसरी प्रेफरेंस सरप्लस को देते हैं। तो आपका सरप्लस आ जाएगा 362 का, तो 362 आपका सरप्लस आ जाएगा। अब जो आपका सरप्लस आ गया, अब मैं कई बार बता चुका हूँ कि सरप्लस को डायरेक्टली आपने यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट में लिखना है 362 करेक्ट। और उसके बाद फिर आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट 3580 का आपका आ जाएगा, चेक जरूर कर लिया करें। ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो आपने डायरेक्टली लिख दिया, आप चेक करके कैलकुलेटर से जरूर चेक कर लिया करो। उसके बाद जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जाहिर है कि हम उसको इधर लिखेंगे 3580, और उसके बाद फिर ये माइनस करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 2720। हालांकि हम डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं, डेटर्स अकाउंट से हमारे पास बैलेंस कैरीड डाउन बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, लेकिन इस सिस्टम में इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। 3840 मैंने आपको बताया था कि इस सिस्टम में डेटर्स अकाउंट की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस वगैरह हमने कहीं लिखना नहीं है। हाँ, मैंने कहा था डेटर्स की इंपॉर्टेंस तब है जब क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स का अमाउंट गिवन ना हो, लेकिन इस क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स गिवन है तो डेटर्स की इंपॉर्टेंस नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के बाद अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लेट्स हैव अ लुक ओवर इट। अगला क्वेश्चन है 2.7। अब ये 2.7 में मैंने एक बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताई हुई है, हालांकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ऐसे कॉन्सेप्ट बताने के लिए करा है। वो कह रहा है शो द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग अंडर स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। एक तो लिखा है अलाउंसेस टू कस्टमर, और एक लिखा है अलाउंसेस टू कस्टमर ऑफ सेलिंग प्राइस ऑलरेडी एडजस्टेड वाइल इनवॉइसिंग। देखो ये पॉइंट कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने इसके लिए अलग से ये बताया। पहले मैं अलाउंसेस टू कस्टमर की बात बता रहा हूँ। अलाउंसेस टू कस्टमर हमेशा डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखे जाते हैं, तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप लिख दोगे अलाउंसेस टू डेटर्स, करेक्ट। इसका मतलब डेटर्स को हमने कुछ छूट दे दी।
अलाउंसेस टू डेटर्स कस्टमर लिखा हो तो हमेशा वो डेटर्स में ही आएगा, इज इट क्लियर। लेकिन कभी लिखा हो अलाउंसेस टू कस्टमर ऑफ सेलिंग प्राइस, करेक्ट, ऑलरेडी एडजस्टेड, इसका मतलब है कि हम जहां गुड्स भेज रहे हैं हमें मालूम है कि वहां लोग बार्गेनिंग करेंगे और जो प्राइस है उससे थोड़ा सा बार्गेन करके बोलेंगे नहीं नहीं इतने पे दे दो, तो हम जानते हैं वहाँ लोगों की टेंडेंसी ऐसी है, तो इसलिए हमने अपनी इनवॉइस प्राइस को इस तरीके से एडजस्ट करा है कि हम कुछ छूट भी दे दें तो हमें नुकसान ना हो। तो अलाउंसेस टू कस्टमर ऑफ सेलिंग प्राइस, कभी इस तरह से लिखा हो अलाउंसेस टू कस्टमर ऑफ सेलिंग प्राइस, अगर सिर्फ अलाउंसेस टू कस्टमर लिखा हो तो डेटर्स में आएगा। अगर अलाउंसेस टू कस्टमर ऑफ सेलिंग प्राइस लिखा हो तो तब आपको इसको नॉर्मल लॉस के रूप में ट्रीट करना पड़ेगा, यानी कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखोगे आप नॉर्मल लॉस, ब्रैकेट में अलाउंसेस टू कस्टमर ऑफ सेलिंग प्राइस, और मैं बता ही चुका हूं जो नॉर्मल लॉस है उसको हम ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में पूरा लिख देते हैं, इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि किसी भी लॉस के आगे जब तक नॉर्मल ना लिखा हो उसको आपने एबनॉर्मल लॉस मानना है। तो आप क्वेश्चन कर सकते हो सर यहाँ तो नॉर्मल लिखा नहीं है, तो बस ये एक एक्सेप्शन है, आप इसको ऐसे मान करके चल लें। अलाउंसेस टू कस्टमर ऑफ सेलिंग प्राइस, इसको नॉर्मल लॉस के रूप में ही लेकर के चलना है, क्योंकि बिजनेस की ट्रेडिंग एक्टिविटी का पार्ट है। हम अपनी जो हमारी सेलिंग प्राइस है उसमें से कुछ छूट कस्टमर को दे रहे हैं जो खरीदने वाले ग्राहक है। इज इट क्लियर टू यू? तो इन दोनों में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। अलाउंसेस टू कस्टमर सिर्फ डेटर्स में ही लिखा जाता है, करेक्ट, क्योंकि ये डेटर्स को छूट दी जा रही है, जबकि अलाउंसेस टू कस्टमर जो है वो नॉर्मल लॉस है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 2.8 है, और 2.8 को फिर नेक्स्ट सेशन में अभी हम जारी रखेंगे। इस सेशन के लिए फिलहाल इतना काफी है।